नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मित्र जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित जो सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था आज, उसका एग्ज़ाम दिए थे, तो वो लोग अपने आंसर को मिला लीजिए। और जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग भी एक बार देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ताकि आपको आने वाले चाहे पेट का एग्ज़ाम हो या लेखपाल का एग्ज़ाम है, एक अनुभव मिल सके और आप वहाँ से समझ पाएंगे कि किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। आप पाएंगे, अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ाया गया है और बहुत ही आसान सा पेपर आया हुआ है। जैसे एक प्रश्न पहला पूछा गया था कि 1875 में अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, आपको पता है, और उसी आंदोलन में किसका नाम जो है वो, यानी कौन सा नेता या किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। एक और प्रश्न आया था कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। आपको पता है कि बौद्ध संगीति हुई थी वहाँ पे लगभग हर 100 साल के बाद, अगर आप जब देखेंगे तो हर 100 साल के बाद ये बौद्ध संगीति होती थी। तो कनिष्क के शासनकाल में पूछा गया है आपको कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई। एक और प्रश्न है, किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद पाई गई थी। तो शिवाजी के, अब ये सब सारे प्रश्न बहुत बार पढ़े गए हैं। शिवाजी के जो शासन वहाँ पे प्रशासन था उसमें उन्होंने अष्ट प्रधान की एक तरह से मंत्री परिषद के रूप में स्थापना की थी। अगर अगला हम लोग देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया है। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार इस प्रश्न का चर्चा भी हो गया है। तो लाहौर का अधिवेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये कांग्रेस का अधिवेशन कराया गया था और इसी में अंततः क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यानी हमें, क्योंकि इसके पहले पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी, कुछ हिस्सेदारी मांग रहे थे, लेकिन इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन से जो है वो कर दी गई। एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं दर्शाया गया है। तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुई थी। ये दूसरी जो लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया। आपको पता है, जब असहयोग आंदोलन पूरे भारत में एक व्यापक रूप से चल रहा था तो उसी समय चौरी चौरा में, गोरखपुर में एक थाने को जो है लोगों के द्वारा जला दिया गया। उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है वो एक तरह से जल गए। तो उसके बाद चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया और वहाँ पर आंदोलन बंद कर दिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप में बता दे रहा हूँ ताकि आप आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसमें अच्छा कर पाएँ। एक निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था। आपको पता है, महात्मा गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने पहला काम किया कि ये नील कृषकों को, जो बिहार में आपको पता है चंपारण में क्या हुआ था कि नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह किया, उसे हम चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में है, तो यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है, बहुत आसान से प्रश्न थे कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे और भारत का राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, तो अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में। और भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रस्तावना को दोस्तों क्या कहते हैं, आमुख के नाम से जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज फ्री में चल रहे हैं और आप अपने एग्जाम्स को सहज रूप से यहाँ पे तैयार
कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे आप। एक और प्रश्न है कि लोकसभा में चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल की अवस्था अगर आपने प्राप्त कर ली है तो आप लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए जो है योग्य हो जाएंगे वहाँ पर। एक और प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से हुई? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। जो हमारा मूल अधिकार है वो यूनाइटेड स्टेट से जो है भारतीय संविधान में लिया गया है। अगर हम लोग एक 13वां प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी संविधान से ले लिया गया था। एक और बहुत खास प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो आप, 14वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो त्रिस्तरीय सरकार बहुत ही फेमस, बहुत ही मुख्य एक तरह से ये विशेषता हमारे संविधान का त्रिस्तरीय सरकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे छोटा लिखित संविधान जो है ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगी। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो है भारत का संविधान। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसके बाद जब अंतरिम सरकार बनी तो उसके जो नेतृत्व करता है वो प्राइम मिनिस्टर जो बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? देखिए बात तो अनुच्छेद 40 में किया गया है, लेकिन यहाँ पे संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो अनुच्छेद 243 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है देहरादून, उत्तराखंड में। भारत का वित्तीय वर्ष की अवधि बहुत आसान सा प्रश्न है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है, एक वर्ष का। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके तहत क्या होता है, अदालतें क्या है रिट निकालती हैं। और अनुच्छेद 32 को क्या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा या हृदय के नाम से इसे जाना जाता है। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो सके। निम्नलिखित में से किस नदी पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? इस पूरा गंगा नदी का जो प्रक्रम है, जो नदी तंत्र है, और ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियों का जो है जो नदी तंत्र है उसको मैंने विस्तृत रूप से पढ़ाया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर चैनल ओपन करिएगा, उसमें आप जाके पूरे प्रक्रम को देख सकते हैं, नदी तंत्र को देख सकते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा जहाँ बनती है उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये है कर्नाटक में। अगला अगर हम प्रश्न देखें यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है, इसमें देखो कणकीय पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं? ये सब वायु प्रदूषण करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वायु प्रदूषण नहीं करता। तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता के नाम से जानते हैं? आपको पता है जो ओ ग्रुप होता है वो सबको ब्लड जो है वो देता है, न कि वो लेता है। तो यहाँ पे सार्वत्रिक दाता जो हो जाएगा वो ओ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीतियों को बनाती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत के मौद्रिक नीतियों को क्या करता है? बनाता है। पौधे के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। वेरी सिंपल। त्वचा का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अधिचर्म। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप पीईटी का एग्जाम दिए होंगे तो ये प्रश्न रिपीट किया है, पीईटी में पूछा गया था पेट में। तो अधिचर्म के नाम से हम लोग जानते हैं जो त्वचा का ऊपरी भाग होता है। एक और प्रश्न है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? आखिर जो धातुएं होती हैं विद्युत उसमें जो है प्रवाहित होता है, तो किसके कारण? तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जिस भी तत्व में, जिस भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन
रहते हैं तो वो क्या होता है, धातु जो होता है वो इलेक्ट्रिक का यानी विद्युत का सुचालक माना जाता है, सुचालक होता है। उस योजना का नाम क्या है, अगला 28वां प्रश्न देखें, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो भारत गौरव योजना के तहत ये पहली जो है गैर सरकारी ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाया गया है। अगर 29वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगला साथियों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC शुरू किया गया? तो ये है केरल में। कहाँ पर? केरल में। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पे हुआ? तो ये हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये शुरू किया गया है। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो कौन सी मिसाइल है? तो वो है पृथ्वी 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? तो वो है मेरे दोस्तों, वो है USA, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है 34वां, अगर देखें, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने विकसित किया? तो वो किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका ने शुरू किया। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के साथियों चित्रकूट में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया है किसान की आय को दोगुनी करने के लिए 2020 तक। अगला अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। कांच की चूड़ियाँ वहाँ पर बहुत बनती है, कांच के लिए मुख्य रूप से फिरोजाबाद फेमस है, चूड़ियों के लिए। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद क्या है? वेरी 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 फेमस है। एक प्रश्न और है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई? तो ये हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कथक की जो उत्पत्ति है वो है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में भारत के इसका उत्पत्ति हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं साथियों, ये प्रश्न दिया गया है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। और शेष प्रश्न हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब अगला भी वीडियो पड़े तो उसमें आप अपने आंसर्स को मिला लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों।